हेलो एवरीवन। इससे पहले वाली वीडियो में हम यू लाइक का सोल्ड सैम्पल पेपर फर्स्ट के 25 क्वेश्चन कर चुके थे। अब हम 26 से इसको सोल्व करेंगे। हमें 26 ये दे रखा है कि log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स y बाई एक्स शो डैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। इधर डेरिवेटिव कर देंगे, राइट हैंड साइड भी डेरिवेटिव का साइन लगा देंगे। अब हमें पता है कि log का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में जो भी इसके साथ में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर इक्वल में 2 एज इट इज tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस जो भी tan इनवर्स के साथ में y बाई एक्स फंक्शन है उसका स्क्वायर, फिर डेरिवेटिव ऑफ y बाई एक्स। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, फिर प्लस में वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। सेम वे में इक्वल टू में 2 है, एलसीएम लोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर इसका डेरिवेटिव u अपॉन v वाले मेथड से x एज इट इज y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स माइनस में y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 और होल के अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो हम देखते हैं इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, या फिर रेसिप्रोकल करके भी आप कैंसिल कर सकते हो। उसके बाद सिंप्लीफाई करके dy बाई डी एक्स जिन जिन टर्म में है उन सब टर्म्स को एक तरफ ले जाओ, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो और जो भी कुछ है वो एलसीएम लेकर के उस तरफ ले जाओ। इधर भी एलसीएम ले लो तो ये y माइनस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा और ये माइनस एक्स कॉमन होकर के y प्लस एक्स के अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा कि भाई इससे ये वाला पार्ट कैंसिल और फिर ये इसके अपॉन में चला जाएगा। यही हमें वेरीफाई करना था dy बाई डी एक्स। अब आता है हमारे पास सेक्शन सी, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 27 में ये कहता है कि शो डैट द रिलेशन r ऑन r डिफाइंड एज r इज इक्वल टू a टू b, a इज लेस देन इक्वल टू b इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटेटिव बट नॉट सिमेट्रिक। सिंपल सी बात है कि हर एक एलिमेंट खुद के इक्वल जरूर होगा, तो हम इसको रिफ्लेक्सिव तो दिखा सकते हैं क्योंकि a बिलोंग्स टू r बिकॉज वी नो डैट a इक्वल टू a, लेस देन भले ही ना हो लेकिन इक्वल तो होता है विच इज ट्रू। सो a कॉमा a बिलोंग्स टू r, हैंस r इज रिफ्लेक्सिव। ट्रांजिटेटिविटी में ये है कि a b बिलोंग करता है r से और b c बिलोंग करता है r से। इसका मतलब a लेस देन इक्वल टू b है और b लेस देन इक्वल टू c है। अब a b से लेस है, b c से लेस है, तो क्लियर सी बात है a c से छोटा होगा, तो a इज लेस देन इक्वल टू c, a कॉमा c बिलोंग्स टू r। तो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की कंडीशन होगी, बट इट इज़ नॉट सिमेट्रिक क्योंकि हमें पता है कि इफ़ a इज लेस देन इक्वल टू b बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट b इज ऑल्सो लेस देन a। फॉर एग्जाम्पल 2,3 बिलोंग्स टू r, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 विच इज ट्रू बट 3 इज नॉट इक्वल टू 2, हैंस इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। ये कंडीशन आ गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे। 28 में ये है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है, प्रूव दिस इक्वेशन। इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव है और सेकंड डेरिवेटिव है, तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है, 2 आगे आएगा साइन इनवर्स एक्स की पावर 1, फिर डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अब हमें पता है कि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब भी इक्वेशन बनाने वाले क्वेश्चन होते हैं तो उनमें हमेशा एक बात ध्यान रखना, कोई भी चीज़ अगर डिनोमिनेटर में आती है तो उसको पहले लेफ्ट में ले जाओ, डी बाई के साथ मल्टीप्लाई कर दो और रूट को हटाओ, उसको हटाने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो ये कंडीशन आ जाएगी। अब ये वापस साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बन गया विच इज इक्वल टू वाई, तो इसे मैं y लिख सकता हूँ। y लिखने के बाद अब हमारे पास फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे और वो किस तरह से होगा, इन दोनों में लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, 2 आगे dy बाई एक्स की पावर 1 और फिर डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स, फिर प्लस का साइन dy बाई एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x, 1 का 0 हो चुका और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x इज इक्वल टू 4 एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। फिर हम देखते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 2 dy बाई एक्स पूरी इक्वेशन में कॉमन है और दोनों तरफ 2 dy बाई एक्स से 2 dy बाई एक्स कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होने के बाद आपके पास इक्वेशन बच जाएगी जो हमें चाहिए।
इसी तरह से ये भी सिंपल सा ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें भी इक्वेशन क्रिएट करनी है। तो y आपको दे रखा है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 1 की पावर n, dy बाई डी एक्स निकालो, पावर आगे x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 1 की पावर n माइनस 1। ब्रैकेट के अंदर जो इसका है इसका डेरिवेटिव करोगे, x का डेरिवेटिव 1, एक्स स्क्र प्लस 1 का अंडर रूट है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 1 और एक्स स्क्र का डेरिवेटिव 2x, 2 से 2 कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम ले लो, ये यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा और प्लस में x है ही। तो हम देखते हैं कि ये दोनों मिलकर के पावर n-1 और ये पावर 1 है, मिलकर के पावर n हो जाएगी। n होने का मतलब हम इसको वापस जो क्वेश्चन में दे रखा था हमें कि y लिख सकता हूँ मैं, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, n y अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्केयरिंग बोथ साइड कर दो, फिर दोबारा से इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो। इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा और इसमें 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर 2 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आके दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे 2 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले रखा है, इसमें 2 डी वाई बाई डी एक्स है, इसमें 2 डी वाई बाई डी एक्स है और इधर 2 डी वाई बाई डी एक्स है ही, दोनों तरफ कैंसिल। जो बचेगा वो आपकी इक्वेशन आ जाएगी जो हमें वेरीफाई करनी थी। अब क्वेश्चन नंबर 29, इसमें कहता है कि सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy माइनस y dx इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र गिवन डेट y इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 1। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने से पहले। तो हमने dy बाई डी एक्स वाले टर्म को यहीं रखा, इसको उधर ले जाके ऐड किया, dx कॉमन आ गया, फिर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र x अपॉन में आ जाएगा। अब वेरिएबल सेपरेबल हो नहीं रहा, हम एक होमोजीनियस क्राइटेरिया जो होता है उसको चेक करेंगे, x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y पुटअप करेंगे। तो हम देखते हैं कि न्यूमिनेटर से लैम्डा कॉमन आ गया, डिनोमिनेटर से लैम्डा कॉमन आके कैंसिल हो गया, यानी कि लैम्डा की 0 fxy बचता है, यानी कि ऊपर और नीचे लैम्डा कंप्लीटली कट हो जाता है। सेम वही फंक्शन बन जाता है जो लैम्डा x और लैम्डा y पुट करने से पहले था। तो इक्वेशन क्या कहलाएगी, होमोजीनियस। और अगर होमोजीनियस कहलाते हैं तो ऐसे केसेस के अंदर हम y को vx लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे dy बाई डी एक्स है इसलिए y को मैंने लिखा vx। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करो, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी v एज इट इज x का 1 प्लस x एज इट इज dv बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस x dv बाई डी एक्स। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y एंड dy बाई डी एक्स इन द इक्वेशन 1। अब जो इक्वेशन 1 है उसके अंदर आप वैल्यू पुटअप करो। इक्वेशन 1 हमारे पास ये बनी थी, dy बाई डी एक्स की जगह पे तो मैं पुटअप कर दूंगा v प्लस x dv बाई डी एक्स, और राइट में जहाँ कहीं भी y है वहाँ vx, यहाँ vx का स्क्वायर, ये मैंने वैल्यू पुटअप कर दी, यहाँ dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुटअप कर दी और यहाँ y की वैल्यू। फिर न्यूमिनेटर में से एक्स स्क्वायर कॉमन है, देखो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर कॉमन जो कि बाहर x आएगा, फिर x कॉमन, x कैंसिल, फिर v से v कैंसिल, फिर वेरिएबल सेपरेबल कर दो, dv के साथ में v वाली टर्म और dx बाई x इधर आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करके हम देखते हैं इसका फॉर्मूला होता है log v प्लस अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर और इधर 1 x का log x और प्लस में log c। ये log x प्लस log c है तो log x इंटू सी हो जाएगा, फिर log से log b कैंसिल। यहाँ पर जो कंडीशन आई उसके अंदर आप v की जगह पे y बाई एक्स रख दो और ये मोड होने की वजह से हटाओगे तो आप इसको प्लस माइनस सी एक्स लिख सकते हो, लेकिन कंपलसरी भी नहीं है क्योंकि वो कांस्टेंट में कवर हो जाएगा। y बाई एक्स की वैल्यू डाल दो, एलसीएम ले लो, सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी इन्होंने एक बात और कही है कि y इज इक्वल टू में 0 वैन x इज इक्वल टू 1, यानी कि हम इस इक्वेशन में y को 0 पुटअप करेंगे और x की वैल्यू 1 पुट करेंगे। वो पुट करने के बाद c की वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू जो भी आएगी वो वापस हम यहाँ प्लॉट कर देंगे, वो फाइनल आंसर होगा आपका। ये वाला है सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू में दिस, यानी कि अगर हम ध्यान से देखें इसमें सिर्फ एक सिंगल y है, सिंगल y है तो इसका ये लीनियर इक्वेशन की तरह होगा। सबसे पहले हम इसको फॉर्म में लेकर के आएंगे dy बाई डी एक्स प्लस में py इक्वल टू q, यानी कि माइनस का 4x स्क्वायर उधर गया, फिर पूरी इक्वेशन को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब मैं इसको कंपेयर करूँगा dy बाई डी एक्स प्लस py इज इक्वल टू q। अब y का जो कोफिशिएंट है उसे p मान लेंगे और जो इक्वल में उसे q मान लेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e लिखा, इंटीग्रेशन p की वैल्यू पुटअप की dx। अब हमें पता है कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर मैं t मानता हूँ
तो 2x dx dt हो जाएगा, और dt अपॉन t का इंटीग्रेशन करोगे तो वो log t आएगा और t की वैल्यू वापस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर ये फॉर्मूला याद रखना f डैश x अपॉन एफ एक्स हो, इंटीग्रेशन हो तो डायरेक्टली log ऑफ एफ एक्स आप पुट कर सकते हो। अब हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में है तो मैं इसको डायरेक्टली log 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। e और log हट जाते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। फिर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज गिवन बाय, ये फॉर्मूला होता है सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। y एज इट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया था, पुटअप कर दिया, इंटीग्रेशन q की वैल्यू, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये कैंसिल, जो बचा उसका इंटीग्रेशन कर दो। फिर इन्होंने यहाँ भी कंडीशन दे रखी है y 0 इक्वल टू 0, इसका मतलब जब x 0 होगा तो y की वैल्यू भी क्या होगी 0, तो वो वैल्यू पुटअप कर दो, x को 0 y को 0 पुटअप कर दोगे तो हम देखते हैं कि c भी 0 आ जाएगा, फिर c की वैल्यू वापस 0 पुटअप कर दो, वो फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है 30। इसमें क्या कहता है कि इफ़ i प्लस जे प्लस के कॉमा 2i प्लस 5j कॉमा 3i प्लस 2j माइनस 3k एंड i माइनस 6j माइनस के रिस्पेक्टिवली आर द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी डी, देन फाइंड द एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन ए बी एंड सी डी, फाइंड वेदर ए बी एंड सी डी आर कोलिनियर और नॉट। सबसे पहले तो पोजिशन वेक्टर लिख दो ए बी सी डी। ए बी का मतलब होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी कि बी में से ए को माइनस करके लिख दो। सी डी का मतलब डी में से सी को माइनस करके लिख दो। अब थीटा निकालना है, एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है कोस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यहाँ पे ए वेक्टर हो जाएगा ए बी, बी वेक्टर हो जाएगा सी डी। ए बी की वैल्यू डाली, डॉट में सी डी की वैल्यू डाली, अपॉन में ए बी का मैग्नीट्यूड और सी डी का मैग्नीट्यूड। अब इज इक्वल टू में आई वाला आई से मल्टीप्लाई होगा, जे वाला जे से, के वाला के से, और बीच में प्लस के साइन लग जाते हैं, यानी कि 1 इंटू 2 माइनस 2, 4 इंटू माइनस 8 माइनस 32 और माइनस 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2। अपॉन में इनका मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस में माइनस 1 का स्क्वायर, इधर दूसरा भी माइनस 2 स्क्वायर प्लस में माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सोल्व होकर के आपके पास ये है माइनस 1 आ जाएगा। अब आपको पता है कि कोस थीटा अगर माइनस 1 आता है तो थीटा की वैल्यू पाई आएगी, क्योंकि कोस पाई इज इक्वल टू माइनस 1। अब हैंस द एंगल बिटवीन लाइन ए बी एंड सी डी इज पाई। अब अलग ये दिख रहा है कि जो सी डी है आपके पास वो -2 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में ए बी बच जाएगा, इसका मतलब ये है कि ए बी एंड सी डी आर कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 31। ए मैन्युफैक्चरर हैज़ 3 मशीन्स, ऑपरेटर्स ए बी एंड सी 3 मशीन्स हैं। द फर्स्ट ऑपरेटर ए प्रोड्यूस्ड 1% ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, whereas the other 2 operators B and C produce 5% and 7% defective items. A is on job for 50% of time, B is on the job 30% of the time, and C is on the job for 20% of the time. All items are put into one stock bill and then one item is chosen at random from this and is found to be defective. What is the probability that it was produced by A? सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ढंग से समझना है। आपके पास 3 मशीन ऑपरेटर्स हैं A B C, जिनका काम है कुछ आइटम्स प्रोड्यूस करना, लेकिन कुछ डिफेक्टिव दे रहे हैं वो, कुछ नॉन डिफेक्टिव। तो सबकी परसेंटेज वो प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है। सबसे पहले तो E1, E2, E3 बी द इवेंट डेट आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय A, B एंड C, ये हमने इवेंट्स मान लिए, एंड A बी द इवेंट डेट आइटम इज डिफेक्टिव, ये सबसे पहले लिखोगे। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मतलब है प्रोबेबिलिटी डेट आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय A। A की प्रोबेबिलिटी जो हमें गिवन है वो 50% गिवन है, 50/100। E2 यानी कि प्रोबेबिलिटी डेट आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय B 30% एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्रोड्यूस्ड डेट आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय C 20/100 लिख दिया ये। अब इनको ये मत समझना कि सर पहले तो ये 1%, 5%, 7 ये क्या है, ये एक्चुअल में A/E1, A/E2 और A/E3 है, क्योंकि A को हमने माना था डिफेक्टिव, और A/E1 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉविंग डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस्ड बाय A, वो 1%, इसलिए 1/100 आ जाएगी कंडीशन।
फिर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ए टू का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग डिफेक्टिव आइटम गिवन डेट इट इज प्रोड्यूस्ड बाई बी 5% थी 5/100। इसी तरह से ए बाई ए थ्री 7% 7/100। फिर हमें लास्ट लाइन से पता चलता है कि कौन सी कंडीशन निकालनी है। व्हाट इज द प्रोडक्ट डेट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाई ए का मतलब E1 बाई ए, हमें फर्स्ट मशीन जो थी उससे निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ए, इसका फॉर्मूला लिख देना। इसका जो फॉर्मूला है वो ये बनेगा आपके पास कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1, फिर डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1, फिर प्लस का साइन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2, फिर प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E3। इस फॉर्मूले में सबकी वैल्यू हमारे पास पुटअप करके आंसर आ जाएगा। ठीक है। LPP ये आपको पता ही है, सबसे सिंपल होता है, ये आप अपने आप कर लेना, इजी है बिल्कुल। इसका सब ग्राफ ड्रॉ करके कॉर्नर पॉइंट वगैरह निकालने हैं। अब हम आते हैं सेक्शन डी के अंदर। हमें ए गिवन है, फाइंड ए इनवर्स, हैंस सोल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और इन इक्वेशंस को सोल्व भी करना है। तो सबसे पहले ए गिवन है, उसका डिटर्मिनेंट निकालिए। डिटर्मिनेंट निकालना बिल्कुल सिंपल है, आर के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दो, 1 एज इट इज, रो कॉलम छोड़ो, फिर 0 -2, फिर नेक्स्ट आइटम माइनस हो जाएगा -1, फिर ये रो कॉलम और ये रो छोड़ दो तो 1 -6, फिर नेक्स्ट टर्म 1 है, 1 लिखो, फिर ये कॉलम और ये रो छोड़ करके 1 -0, सोल्व होकर के आपके पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा। डिटर्मिनेंट आपके पास आया 4 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ए इनवर्स विल एग्जिस्ट। ए इनवर्स निकालने के लिए हम कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर का मतलब होता है कि आपके पास जो भी मैट्रिक्स गिवन है उसके अंदर 1 1 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट। और अगर ये इवन है तो जैसा वो आएगा वैसे का वैसा लिख देना। अगर ये 1 + 2 ओड है तो साइन चेंज करके लिख देना, यानी कि एक एक्स्ट्रा नेगेटिव लग जाएगा कोफैक्टर में। इसी तरह से A11 A12 A13 A21 22 23 और ये सब निकाल लोगे। अब एडजॉइंट ए जो होता है, आप ये ट्रांसपोज वाला चक्कर में मत पड़ो, डायरेक्टली आप एक फॉर्मूला नोट कर लेना, ये A11 A12 A13, यानी कि मैट्रिक्स वाली फॉर्म ऐसे होती है, इसमें डायरेक्टली आप कॉलम में कन्वर्ट करके लिख दो 21 22 23 और फिर A31 A32 A33। अब इसके अंदर ए इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करो, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू में 1 डिटर्मिनेंट 4 था और एडजॉइंट जो आया वो लिख दिया। अब हमें इक्वेशन जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई करना है। हमारे पास ये इक्वेशन गिवन थी इक्वल टू 6 x + 2z है, इसमें मैं ऐसे लिख सकता हूँ x + 0y + 2z इज इक्वल टू 7 एंड थर्ड इक्वेशन इज 3x + y + z इज इक्वल टू दिस। अब इसमें होता है ax इज इक्वल टू b, a का मतलब 1 1 3, फिर दूसरी इक्वेशन में y इसमें 1 है, दूसरे में 0 है, फिर 1 है तो 1 0 1, फिर z के कोएफिशिएंट है 1, फिर 2 और 1 और इनटू में x y z और इक्वल में जो ये 6 7 और 12 है वो लिखे जाएंगे। ax इक्वल टू b, a की वैल्यू x की वैल्यू b की वैल्यू लिख दी। अब हमें पता है कि जो इसके अंदर x होता है, आप ये सारा मत लिखो, बस इतना लिख दो x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। अब x ध्यान से देखो, ये a है, यही क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में दिया था, उसी का इन्वर्स हमने ये निकाला हुआ है, ये इसका a का ही इन्वर्स है, इसीलिए इस a इन्वर्स को यहाँ रख दो और वैल्यू डाल करके मल्टीप्लाई कर दो। 1/4 भाग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि -6 × 2 12 + 0 × 7 + 2 × 12। इसी तरह से सेकंड रो को भी इसी से मल्टीप्लाई करो और थर्ड को भी सोल्व करके ये x आ जाएगा, ये y और ये z, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 2। फिर आता है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 2,5 4,7 एंड 6,2। सबसे पहले तो हमें इन तीनों इक्वेशंस की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, ए बी की, बी सी की और सी ए की। 2 पॉइंट फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 11th में स्ट्रेट लाइन में, वो होता है y - y1 इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 और ब्रैकेट में x - x1। इसमें अगर हम ए बी की इक्वेशन निकालते हैं तो ये x1 y1 ये x2 y2, बस इस इक्वेशन के अंदर x1 y1 की वैल्यू डाल करके ए बी की इक्वेशन आ जाएगी। सेम वे में हम
निकाल लेंगे बी सी की और सी ए की। जब तीनों इक्वेशंस की वो तीनों लाइंस की इक्वेशन आ जाएंगे आपके पास, तब हम क्या करेंगे, जो 3 पॉइंट्स हैं उनको प्लॉट करेंगे। सबसे पहले तो 2,5 यहाँ आएगा, फिर सेकंड पॉइंट है 4,7 जो कि बी है वो यहाँ आएगा, एंड थर्ड पॉइंट इज 6,2 ग्राफ में यहाँ आएगा। अब इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे, एक ट्रायंगल बन जाएगी। ट्रायंगल में इसको नीचे मिलाओ, दूसरी ये लाइन आ जाएगी और तीसरी ये आ जाएगी, यानी कि ए से लेकर के बी तक कंप्लीट, प्लस में बी से लेकर के सी तक कंप्लीट, और उसमें से माइनस ए टू सी आपको माइनस करना है। और ए बी की जो लिमिट चलेगी वो 2 से 4, क्योंकि x का पॉइंट 2 है फिर 4 है, तो ए बी की लिमिट x 2 से 4, बी सी की लिमिट 4 से लेकर के 6 तक, और ए सी की लिमिट 2 से लेकर के 6 तक। तो ये यही कर रखा है कि भाई 2 4, यानी कि बी सी जो ए बी है आपके पास, ए बी में लिमिट 2 से 4 थी, 2 से 4 y ऑफ ए बी, यानी कि ए बी की जो इक्वेशन हमने पहले निकाल चुके उससे y की वैल्यू निकालो dx। फिर बी सी में है 4 to 6 लिमिट आपकी, और बी सी वाली इक्वेशन से y की वैल्यू। फिर सेम वे में माइनस ए सी में लिमिट 2 से 6 चेंज हुई थी, और y ऑफ ए सी। अब आपको सिंपल इंटीग्रेशन y की वैल्यू पुटअप कर दो, पुटअप करके सिंपल इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके आंसर आ जाएगा, वो आपका फाइनल आंसर होगा। फिर दूसरा इसमें ये आ सकता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइन अबव एक्स एक्सिस एंड इंक्लूडिंग बिटवीन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x एंड इनसाइड द पैराबोला। यानी कि आपके पास एक सर्कल और एक पैराबोला है। तो सबसे पहले तो आपको फिगर बनाना पड़ेगा इसका देख करके। देखो इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है, 8x लेफ्ट में गया माइनस का हो गया, 8 का हाफ होता है 4, 4 का स्क्वायर 16, इधर भी और इधर भी ऐड किया, तो हम देखेंगे कि ये x माइनस 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, ये आ गया x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी कि इसके अंदर जो सेंटर का पॉइंट आएगा वो आ जाएगा आपके पास 4,0, और जो रेडियस है वो 4 आ जाएगी। तो इसका फिगर का पॉइंट ये बन जाएगा, सेंटर का पॉइंट 4,0, तो ये 0 से 4 है, तो ये 4 से 8, क्योंकि डायमीटर डबल हो जाता है रेडियस का, और ये सर्कल ड्रॉ कर दोगे। दूसरी कंडीशन में आपके पास है पैराबोला, लेकिन पैराबोला और सर्कल इंटरसेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे, वाई स्क्वायर की वैल्यू 4x इस इक्वेशन में पुटअप कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 8x, और फिर इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकालोगे तो वो 0 आएगी और 4 आएगी, 2 वैल्यू आएगी। जब x 0 होगा तो y भी 0, और जब x 4 होगा तो ये 16 और y की वैल्यू प्लस माइनस 4, यानी कि आपके पास 3 पॉइंट आ गए जो इंटरसेक्ट करेंगे, 0 0 4,4 और 4 माइनस 4, ये 0 0 रहा, ये 4,4 और ये माइनस मतलब 4, माइनस 4, और इस तरह से आपका पैराबोला आ जाएगा, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस है, इक्वेशन से दिख रहा है। अब हमें कंबाइंड एरिया निकालना है, तो पहले हम चलेंगे 0 से लेकर के 4 की लिमिट लेकर के पैराबोला, फिर प्लस का साइन, फिर 4 से लेकर के 8 की लिमिट सर्कल की इक्वेशन, और ये ऐसे बन जाएगा रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू में एरिया ऑफ ओ ए बी, यानी कि ओ ए बी पैराबोला से नीचे का एरिया, तो y ऑफ पैराबोला लिखा जाएगा। फिर प्लस में एरिया ऑफ बी ए सी में क्या होगा आपके पास, y ऑफ सर्कल, ये पैराबोला से y की वैल्यू निकालो, ये सर्कल से y की वैल्यू निकाली, दोनों का फॉर्मूला हमारे पास होता है, फॉर्मूला लगा करके आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। 3 पॉइंट दे रखे हैं, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू द प्लेन ऑब्टेन्ड अबव। सबसे पहले तो आप क्या करो, कोई भी एक जनरल प्लेन की इक्वेशन लिखो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करने वाली, यानी कि, और वो इक्वेशन ये होती है a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1, यानी कि ये x1 ये y1 ये z1, ये रहा x माइनस 2 फिर y माइनस 2 फिर z प्लस 1, और इनके साथ में a b c इक्वल टू 0, एक इक्वेशन आ गई। वैसे ही b पॉइंट से लेकर के दूसरी इक्वेशन आ जाएगी और c पॉइंट से तीसरी इक्वेशन आ जाएगी। अब ये 2 इक्वेशन हैं, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके a b c की वैल्यू फाइंड आउट करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। वो कैसे आएगा आपके पास, देखो ये तो आपके पास प्लेन की इक्वेशन थी, ये प्लेन बी और सी से पास करता है,
इसका मतलब ये वैल्यू मैं x की जगह पे, y की जगह पे, z की जगह रख सकता हूँ, x3 y4 ये करके 2, और c की वैल्यू 706 है वो पुटअप कर सकता हूँ। अब दो इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशंस को सोल्व करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से और a b c की वैल्यू निकालो। कैसे आएंगी? ये a एज इट इज़ 7 2 14, 14 प्लस में 6, फिर इक्वल में b में पहले ये मल्टीप्लाई होंगे 3 5 15 माइनस में 7 इक्वल टू में c के अपॉन में -2 -10, a के अपॉन 20, b के अपॉन 8, c के अपॉन में -12। फिर आप देख रहे हो कि इसके अंदर 4 सब में कॉमन है तो 4 5 जा, 4 2 जा, 4 3 जा, इक्वल टू लैम्डा करके a b c की वैल्यू आ गई। a b c की वैल्यू जो आई वो वापस इस इक्वेशन में यहाँ रख दो, लैम्डा सबका कॉमन आकर के 0 के अपॉन में चला जाएगा और इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी, ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसके बाद इन्होंने कहा है कि ऑल्सो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, यानी कि ये तो एक पॉइंट हो गया और पैरेलल टू द प्लेन, जो हमने प्लेन निकाला उसके पैरेलल है, तो उसकी इक्वेशन ये होती है r.n इज इक्वल टू d। ठीक है, वेक्टर इक्वेशन निकालनी है तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट में ये लिख दो 5 5 प्लस 2j माइनस में 3k इज इक्वल टू 17, तो ये r डॉट एक वेक्टर इज इक्वल टू 17 आ गया। इट इज़ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन वेक्टर फॉर्म, ये तो वेक्टर फॉर्म में आ गई। फिर इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन पैरेलल टू प्लेन 5, इस प्लेन के पैरेलल कोई भी इक्वेशन नहीं आएगी, ये सेम रहेगा, बस इक्वल में 17 के बजाय d लिख दिया जाएगा और वो प्लेन जो है वो इस पॉइंट से पास करता है, यानी कि r की वैल्यू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के में ये 4 3 और 1 पुटअप कर दो और 4 3 और 1 पुट करने के बाद देखो r क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट में ये 5 5 प्लस 2j माइनस 3k इज इक्वल टू d। अब इसमें क्या करोगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू पुटअप करके डॉट प्रोडक्ट कर दो, d की वैल्यू आ जाएगी, d की वैल्यू वापस प्लॉट कर देना, आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन आता है जो मैक्सिमम मिनिमा से रिलेटेड है। A tank with rectangular base and rectangular sides open at the top to be constructed, show that its depth is 2 meter and volume is 8 meter. If the building of tank costs 70 per square meter for the base and 45 square meter for the side, what is the cost of least expensive tank? अब देखो कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, लीस्ट एक्सपेंसिव, इसका मतलब जो कॉस्ट को लेकर के फंक्शन बनेगा वही हमारे पास मेन फंक्शन होगा। सबसे पहले तो x एंड y बी द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द बेस ऑफ द ओपन रेक्टेंगुलर टैंक, यानी कि जो रेक्टेंगुलर टैंक है उसकी मैंने लेंथ और ब्रेड्थ x और y मान ली। हाइट आपको 2 मीटर डेप्थ दे रखी थी, वॉल्यूम होती है L इंटू बी इंटू एच, तो 2xy इज इक्वल टू 8 हमें गिवन है, यहाँ से मैं y की वैल्यू 4/x निकाल सकता हूँ। फिर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द बेस एट रेट 70 पर स्क्वायर मीटर, यानी कि 70 बेस एरिया आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्योंकि रेक्टेंगल है तो ये 70xy हो जाएगा। जबकि एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द टैंक जो होता है वो होता है 2 इंटू में LB प्लस BH, यानी कि एक प्रकार से आप ये फॉर्मूला लगा देना 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H। अब ये आ जाएगा 2 इंटू में LH प्लस में BH। अब ये वैल्यू पुट कर देना, H की जगह पे 2, L की जगह पे X, B की जगह पे Y, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 2y, जो कि ये बन गया। इसमें भी 2 कॉमन 4x प्लस y। अब इसकी कॉस्ट हमें 45 पर मीटर स्क्वायर दे रखी है तो उसे 45 से मल्टीप्लाई कर दो। अब एक तो ये आया था 70xy, एक ये आ गया आपके पास 180x प्लस y, दोनों को मिला दो तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट को c से डिनोट करो। अब ये मेन फंक्शन हो गया, इसमें y की जगह पे मैं 4/x लिख सकता हूँ क्योंकि y मैं ऑलरेडी 4/x निकाल चुका था। अब हमारे पास रूल ये होता है मैक्सिमम मिनिमा के लिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करो, मैक्सिमम मिनिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुटअप करो, इक्वल टू 0 पुट करके हम देखते हैं कि x की वैल्यू 2 आ जाएगी। फिर सेकंड डेरिवेटिव करो और सेकंड डेरिवेटिव में x की वैल्यू 2 पुट कर दो। अगर वो आता है पॉजिटिव तो हम कहेंगे कि कॉस्ट इज मिनिमम, और हमारे पास ये सोल्व होकर के पॉजिटिव 180 आ जाता है, हैंस c इज मिनिमम व्हेन x इज इक्वल टू 2। और जब x 2 होगा तो y भी 4/2 करके y भी 2 आ जाएगा, यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ दोनों 2 आ जाएंगी। और मिनिमम कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ओपन टैंक क्या हो जाएगा कि जो c था, यानी कि जो c हमारे पास आया था उसके अंदर x y की वैल्यू पुटअप कर दो और आपके पास वैल्यू आ जाएगी, यानी कि कॉस्ट आ जाएगी 180 इंटू 2 प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस में 70 इंटू 2 इंटू 2, सोल्व करके आंसर आ जाएगा आपके पास। तो ये आपका फर्स्ट सैम्पल पेपर ख़त्म हो गया है।
अब हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड सैम्पल पेपर सोल्व करेंगे। मेरी हर वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स की ही रखूँगा मैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी होने से बच्चे काफ़ी बोर हो जाते हैं। तो इनको आप पार्ट्स में देखना, ढंग से देखना, आपको समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। बस एक बात का ध्यान रखना, एक बार समझने के बाद खुद से एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। अगर आपने ऐसे 10 सैम्पल पेपर भी कर दिए तो आप पाओगे कि ओवरऑल जितने भी एनसीईआरटी के अंदर रूल्स हैं वो सारे आप कवर कर लोगे और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और जितना हो सके उतना जल्दी इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको सर्कुलेट करें। धन्यवाद।